अभी दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल ही रही है कि अब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर फिर से सुर्खियों में है। इस बार किसी धमकी या वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक ऑडियो संदेश की वजह से, जिसमें मसूद अजहर ने खुद को एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग से भी ज्यादा अमीर कह दिया है। जिहाद के नाम पर पैसे की कोई कमी नहीं है। ये दावा आतंकियों की फंडिंग और नेटवर्क पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मसूद अजहर का ये ऑडियो अब ओवरऑल सोशल मीडिया पर भी वायरल है और लोग ये पूछ रहे हैं कि कहते हैं भिखारी है पाकिस्तान, तो फिर मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के पास इतना अथाह पैसा आया कहां से? इस पर सवाल हम करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की तपिश अभी ठंडी नहीं हुई है, लोगों के जख्म अभी भी ताजा हैं और इसी बीच सामने आया है जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया ऑडियो संदेश। टेप में मसूद अजहर दुनिया को ये बताता हुआ सुना जाता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसका दावा है कि जिहाद के लिए जो मांगा उसे वो मिला, हथियार खरीदने में पैसे की कोई कमी नहीं। ऑडियो में मसूद अजहर न सिर्फ अपनी दौलत का बखान करता है, बल्कि ये भी कहता है कि वो एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग से भी ज्यादा अमीर है। उसके शब्द गंभीर और खतरनाक दोनों हैं, क्योंकि उसकी बातों में सिर्फ शेख ही नहीं, बल्कि जिहादी नेटवर्क की असीम फंडिंग की तरफ साफ इशारा है। खुद सुनिए। लेकिन याद रखना, पैसा हमारे पास इतना है, तुम गिन नहीं सकते। इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में, उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक। उस बैंक के दरवाजे पे लिखा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ अल्लाह के खजाने रखे हैं, वो सारे हमारे हैं। हम जहाँ कोई तश्कील करते हैं, हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत के वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क ज़करबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो मांगा मेरे रब ने दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि गल्फ कंट्रीज, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैला है। मसूद अजहर के कथित फंडर, हवाला नेटवर्क, चैरिटी फाउंडेशन, धार्मिक संस्थाएं सालों से आतंकवाद को पैसा देती रही हैं। इस ऑडियो से साफ होता है कि जैश का वित्तीय तंत्र कितना मजबूत है। मसूद अजहर कहता है कि जिहाद के हथियारों के लिए पैसे की कमी नहीं, यानी AK सीरीज राइफल, IED मटीरियल, ड्रोन, RPG जैसे हथियार प्रणाली, इन सब के लिए जैश के पास एक स्थायी, संगठित और भारी बजट मौजूद है। ज़कात, चैरिटी के नाम से फंड, अल रहमत ट्रस्ट, अल अख्तर ट्रस्ट, अल अजमत ट्रस्ट का फंडिंग इस्तेमाल, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय के बहाने दान, पैसा ट्रेनिंग कैंप, हथियार खरीद में डाइवर्ट, पत्रिकाओं, पर्चों, ऑनलाइन फंड रेजिंग। अलकायदा की बुनियाद रखने वाला लादेन, जिसने जैश-ए-मोहम्मद को शुरुआत में फंडिंग दी थी। लादेन से जैश को शुरुआती फंडिंग, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर से मदद, हवाला से साउथ एशिया में फंड ट्रांसफर किया। सालों से पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाने में सफल रहे हैं। कई देशों में जैश से जुड़े हुए NGO और धार्मिक संस्थाएं उसकी आय का मुख्य स्रोत हैं। यही वजह है कि मसूद अजहर जैसे आतंकियों की आर्थिक रीढ़ कभी टूट नहीं पाती। जैश-ए-मोहम्मद की फंडिंग का ये लेवल, जिसमें चैरिटी, पाकिस्तान सरकार से मदद, अपराध और डिजिटल ट्रांजैक्शन शामिल है। अवैध व्यापार, क्राइम सिंडिकेट, नशीले पदार्थ की तस्करी, अपहरण, वसूली का धंधा, फेक करेंसी और स्मगलिंग, ISI, ड्रग कार्टेल में साझेदारी, पाकिस्तान से नार्को टेरर नेटवर्क, कमोडिटी ट्रेडिंग, रियल एस्टेट। जैश पैसे हासिल करने के लिए डिजिटल वॉलेट का भी इस्तेमाल कर रहा है।
2000 सक्रिय डिजिटल वॉलेट अकाउंट, करीब 27 करोड़ पीकेआर का लेन देन। अब्दुल्ला अजहर इन वॉलेट्स का मैनेजर, डिजिटल वॉलेट से 391 करोड़ रुपए जुटाए। हथियार खरीदने, आतंकी ऑपरेशन में खर्च। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बयान और भी संदिग्ध हो जाता है। दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि भारत में सक्रिय कुछ स्लीपर सेल भी जैश की फंडिंग पर चल रहे थे। मसूद का ये ऑडियो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि हमले की प्लानिंग के पीछे किसी बड़े संगठन की छाया है। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार मसूद अजहर के इस ऑडियो का मकसद क्या है? अपने लड़ाकों का मनोबल बढ़ाना, दुनिया को अपनी ताकत के झूठे दावे से डराना, नए कट्टरपंथियों को आकर्षित करना। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के तार एक एक करके जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, खास तौर से फंडिंग को लेकर, जिसका हिस्सा आतंकी उमर, आतंकी मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को मिलने की खबर है। जैश के पैसों से ही इन आतंकियों ने विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट खरीदा और साजिश को अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक की भी खरीदारी की। यहाँ तक कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल के पास से AK-47 बरामद हुई। मुमकिन है कि ये हथियार जैश के पैसों से ही खरीदे गए। मसूद अजहर का ये नया ऑडियो कोई साधारण क्लिप नहीं, बल्कि ये बताता है कि भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों के पास असीम फंडिंग, मजबूत नेटवर्क और लगातार सक्रिय मॉड्यूल मौजूद है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आया ये बयान जांच एजेंसियों को बताता है कि लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि आतंक के पूरे फंडिंग इकोसिस्टम के खिलाफ है। मसूद अजहर का मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ वाला दावा सिर्फ एक शेख ही नहीं, बल्कि आतंकवाद की उस काली अर्थव्यवस्था का खुलासा है जिससे दुनिया अभी भी जूझ रही है। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। मसूद अजहर का ये ऑडियो वायरल है और सवाल अब बहुत से उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ में हुसैन जावेद जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से सीधा जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल हुसैन जावेद जी मेरा आपसे ही है। डिसेंट तरीके से आप बात कहते हैं, उम्मीद करूंगी आज भी कहेंगे। मसूद अजहर का ये ऑडियो चौंका रहा है कि आपको भी? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात ये कि इसी टॉपिक के ऊपर कल भी मैंने इंडियन मीडिया के ऊपर एक शो किया और वहां भी उन्होंने इसी तरह अपनी रिसर्च पेश की। तो उन्होंने एक चीज इसमें कही थी कि ऑडियो तो हमारे हाथ में आई है, लेकिन अभी इस चीज को वेरीफाई करना बाकी कि ये वाकई अजहर की आवाज है या ये फेक आवाज है। तो अभी तक, कल तक तो इस पे कोई ऐसी कोई फाइनल टेक था नहीं। आज का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं वही बात कहता हूँ। देखें, अगर तो हम एक आर्गुमेंट के तौर पे मान लें कि ये अजहर की आवाज है और अजहर ने क्लेम किया है कि जी मैं एलन मस्क को भी पीछे छोड़ चुका हूं और मेरे पास दौलत के भंडार है, तो मैं नहीं समझता कि ये बात सच हो सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक लीग है, जो अमीर लोग हैं उनकी पूरी एक लीग है। उसमें बिल गेट्स का नाम ले लें, जेफ बेजोस का नाम आता है, एलन मस्क का नाम आता है। वहां तक ऐसे लोग अगर वहां तक इस तरह जाएंगे तो ये बात कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आती। तो मैं तो इसको बिल्कुल ही मुझे लग रहा था कि आप इस ऑडियो को दरकिनार कर देंगे ये कहते हुए कि कोई पुष्टि तो है नहीं, तो फिर कैसे मैं इस पर रिएक्ट कर दूं। चलिए अब आपके तरीके से सवाल पूछ लेते हैं। माना कि ये ऑडियो फेक हो सकता है या फिर ये मसूद अजहर का शायद नहीं हो सकता है, हालांकि इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को भी करनी चाहिए, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए, आतंकी मारे गए, उसके बाद में पर पर्सन के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ था ना पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और फंडिंग की इनके पास कोई कमी नहीं रहती। ये अलग अलग जो फंडिंग का सोर्स है वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया और बताया भी है। अब बताइए जरा, पाकिस्तान वो मुल्क जहां पर एक बड़ा तबका दो रोटी के लिए मोहताज दिखता है, वहां आतंक को लेकर ये लंबी चौड़ी फंडिंग, तो फिर आतंक क्यों नहीं पनपेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि आपके पास अपने इंटरनेट के जराये थे, उसकी बेस पे आपने मई में अटैक किया और आपके बिल्कुल आपसे मुराद है कि आपकी हुकूमत और आपकी स्टेट, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर हमने उनके ठिकानों पर हमला किया है और उसकी फैमिली के कई लोग मारे भी गए, ये था इंडिया का बयान। हमारे यहाँ ये था कि यार आपने फैमिलीज पे अटैक किया है, छोटे छोटे बच्चों की वहां पे जाने गई हैं, उनकी बाकायदा हमने तस्वीरें भी दिखाई। तो हाँ,
जहां पे इस तरह का नुकसान हुआ है हुकूमत ने वहां पर कंपनसेशन की है। तो कम से कम मेरे इल्म में नहीं था कि इसमें स्पेशली जो अजहर साहब है उनकी फैमिली को भी कोई कंपनसेशन की गई है या नहीं की गई है, इस पे मेरे पास ऐसी कोई इंटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये बात कहना अब ये चीज थोड़ी सी पुरानी होगी, क्योंकि इस साल तो यूएन ने कह दिया कि दुनिया में अगर आतंकवाद का कोई गढ़ है वो अफगानिस्तान है। उनकी जुलाई की रिपोर्ट उठा के देख लें, उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि अफगानिस्तान वो कंट्री है जहां पे अभी भी अलकायदा जो है वो टीटीपी को मतलब उनको ट्रेन भी करती है, उनको फंडिंग भी करती है। तो ये बातें पाकिस्तान अगर इसमें से इन्वॉल्व होता तो आपका क्या ख्याल है कि एफएटीएफ हमें इस तरह से छोड़ देता अगर हम आज भी इस तरह की टेरर? ताज्जुब तो तब भी हुआ था जब भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति थी और उस वक्त पर आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लोन मिल गया था और हमने देखा फिर जब दो देशों में टकराव हुआ तो क्या हुआ। हालांकि आप अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं, अफगानिस्तान से कोई गेस्ट हमारे साथ में इस वक्त जुड़े होते तो मैं उनसे भी सवाल कर लेती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के मंत्री खुद ये जानते हैं, मानते हैं और इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं पिछले 3 दशक से ज्यादा से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, आतंकियों को अपनी जमीन पर पालना, लेकिन उसको लेकर अलग अलग लॉजिक उन्होंने दे दिए कि हमारी मजबूरी है। लेकिन मेजर शाह, किसी भी मुल्क की जमीन पर अगर आतंक के बीज बोए जाते हैं, आतंक पल रहा है तो बिना किसी फंडिंग के तो नहीं हो रहा होगा ना, और ऐसा कतई नहीं हो सकता कि वहां की सरकार, वहां की सेना को इस बात के बारे में जानकारी ना हो। बिल्कुल रचना जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और देखिए मौलाना मसूद अजहर, जिनको हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट को अजहर साहब के नाम से बड़े इज्जत से पुकारे थे, देखिए इनके ऊपर इंटरपोल नोटिस हैं, रेड कॉर्नर नोटिस हैं, यूएन की लिस्ट में ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, आतंकी घोषित कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद, जिसको मैंने एक खत भी लिखा था, ओपन लेटर लिखा था मैंने, और धड़ाधड़ अपनी गोलियों से नहीं अपने अल्फाज से डंडे मारा थे, डंडे के गोलियां मारी थी उनको। मैं बताऊं आपको हल्का सा बताता हूँ रचना जी, ये अब जो मुझे लगता है कि कहीं स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो गया है। स्किज़ोफ्रेनिया में आप इमेजिन करते हो कि भाई मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैं इतना पैसा, हाँ शुक्र है इन्होंने पैसे की बात करी। मैं तो गिनती रह गई मेजर शाह, मैं तो गिनती रह गई इस ऑडियो में। वो कह रहे हैं इतना पैसा है, इतना पैसा है, 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार, इतना पैसा है कि गिनते गिनते थक जाएंगे। मतलब कोई हिसाब होता है फेंकने का भी। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा हुआ इन्होंने पैसा बोला, रुपया नहीं बोला। अगर रुपया बोलते या डॉलर बोलते तो अलग बात होती, पैसा बोला मतलब सिक्के। मेरे ख्याल से भीख मांगते मांगते सिक्के जो मिले हैं ना, पैसे जो मिले हैं कटोरी में, तो उसको बहुत सारे हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हरकत उल अंसार जो है, ये मौलाना मसूद अजहर ने, इन्होंने इसके फोर्स में जिहाद ट्रेनिंग कैंप चलाए थे अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद ये कोर्स ये कंप्लीट नहीं कर पाई, ये 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाई है। इनके फादर बल्कि हेडमास्टर थे। आपको याद होगा बुरहान वानी का केस, बुरहान वानी के फादर भी खुनखार आतंकवादी था, उनके फादर अकेडमिशियन थे, वो हेडमास्टर थे। वैसे ही अब जब सोवियत अफगान वॉर हुआ है तब ये रिटायर हुए, इसको लग गई थी इंजरी, ये घायल हो गया था ये बंदा मौलाना मसूद अजहर। उसके बाद फिर ये इसको चूज किया गया हेड ऑफ हरकत डिपार्टमेंट मोटिवेशन, क्योंकि तकरीर ये जोश में करता है ना, आगे तकरीर के ये जोश भर देगा पाकिस्तानियों में, आतंकियों में, कि वो सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार हो जाएंगे लोग। तो इस तरीके से तो इसको ये मोटिवेशन में इसको लाया गया। फिर इसके बाद इसको बोला गया कि भाई तुम एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दी, कि उर्दू सीखा इसने, क्योंकि उर्दू जानता है ये, सादे मुजाहिदीन और अरबिक लैंग्वेज में, स्वाते कश्मीर, इस तरीके से इसको और एडिशनल जिम्मेदारियां दी गई। फिर ये मौलाना मसूद अजहर ये जनरल सेक्रेटरी बन गया। फिर ये हरकत उल अंसर का, और ये कई सारे अंतरराष्ट्रीय लोकेशन में गया, जैसे कि अपना पैन इस्लामिज्म फैलाने के लिए अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि ज़ाम्बिया, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम, अल्बानिया, कई जगह। बट 1993 में मौलाना मसूद अजहर ने ये कबूला कि ये नायरोबी गया था, कीनिया गया था, वहां के लीडर अल इत्तेहाद अल इस्लामिया अल कायदा के ने एक सोमाली ग्रुप के साथ एक पैक्ट साइन किया था, जहां पे सोमाली ग्रुप ने इससे पैसे के लिए मांगा कि भी हमें हमारी मदद करो, हमें पैसे की जरूरत है। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इसके कम से कम 3 ट्रिप्स लगाई थी सोमालिया में, और उसके बाद फिर येमेनी मर्सनरीज को ये सोमालिया लेकर आया था। फिर अगस्त 1993 में अजहर ने यूनाइटेड किंगडम आया, ये क्योंकि ये बोलता बड़ा अच्छा है, ये एक तरीके से तकरीर ऐसे कर देगा, ये कि जोर चला देगा। तो एक फंड रेजिंग कैंपेनिंग चलाई गई थी, एक रिक्रूटमेंट टूर गया था। उसके बाद फिर इसका जो मैसेज था जिहाद, जिसको ये कहता है, जिसको ये समझता है, ये लोगों को बुद्धू बनाता है, जो वो
ब्रिटेन के सबसे प्रेस्टिजियस इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि दरुल उलूम बरी सेमिनार में, जकायरा मस्जिद में, मदीना मस्जिद में, ब्लैकबर्न, बर्नलन और फिर जामा मस्जिद वहां पर इसने तकरीरें करी। फिर इसके बाद इसका जो संदेश था सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन कुरान का, जो कि ये इस मिस इंटरप्रिटेशन है, जो ये गलत फहमी फैलाई है बेहतर हुरों की और जन्नत नसीब होगी, सीधा जहन्नम में जाएंगे और दोज़ख में जाएंगे, डंडे पड़ेंगे जिंदगी भर। बिल्कुल, आतंक के रास्ते पर जाएंगे तो जन्नत तो नहीं मिलने वाली, जहन्नुम जरूर मिलेगा। लेकिन मेजर शाह, एक चैलेंज तो सीमा पार से है, जहां पर आतंक को पाला जा रहा है, आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके नतीजे हम देख रहे हैं। भारत के खिलाफ साजिशें जो कि वक्त वक्त पर सामने आती हैं, फिर कुछ टाइम बाद बेनकाब भी हो जाती है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान में इस बात को स्वीकार हुक्मरानों के जरिए, सेना के जरिए, या जावेद हुसैन जी जैसे पत्रकार हैं जो स्वीकारते नहीं है, मे बी उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, या फिर मे बी कुछ जानकारी सामने ना आए, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है। लेकिन उससे बड़ा जो चैलेंज है ना मेजर शाह, वो हमारे देश में बैठे हुए उन गद्दारों के जरिए है, जो अभी हमने देखा दिल्ली ब्लास्ट के बाद और उससे पहले भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से करीब 3000 किलो विस्फोटक मिला, AK-47 राइफल मिली, ये सब कुछ यूं ही कौड़ियों के भाव तो नहीं मिल गया होगा, अच्छी खासी मोटी रकम यहां भी खर्च करनी पड़ी होगी। और अगर पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर वाले डॉक्टर्स इस ग्रुप का हिस्सा रहे तो क्या वहां से भी पैसों का कोई ऐसा लालच था? क्या कोई इतनी मोटी रकम हो सकती है कि ईमान बेच दें? देखिए, ये लोग मोटी रकम क्या, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, पैसे का तो खेल है ही है। इसके अलावा जो इस तरीके से ये कन्विंस हो जाते हैं, अब मौलाना मसूद अजहर बदमाश आदमी, इसकी तकरीरें सुनेंगे आप तो ये लोग पाकिस्तानी जो है बुद्धू बन जाते हैं, बुद्धू बन जाते हैं कि भैया ये हाँ सच्ची बोल रहा होगा, ये इतने जोश में आके तकरीरें। आप यकीन मानेंगे, इसकी तकरीरों के लिए यूके गया ये फंड रेजिंग कैंपेनिंग के लिए, और इसमें ऐसे ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग जितना नुकसान पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का किया है दुनिया भर में, उतना किसी ने नहीं किया। सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के, मुसलमान मजहब के पाकिस्तानी हैं, और ये मौलाना मसूद अजहर हैं, जिनको मौलाना मसूद अजहर साहब के नाम से या जी मसूद अजहर जी लगाते ना इनके आगे, इनको ये आतंकी मानते ही नहीं है। तो यही लोग ऐसा बदनाम करते हैं कि आई टेल यू रचना जी, मेरे को शर्म आती है, कई बार तो बहुत से लोगों को शर्म आती है। इन लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, और ये जो डॉक्टर पकड़े गए पूरे सही कह रहे हैं, एक के बाद एक जब डॉक्टर्स यहाँ पर भी पकड़े गए, वो पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर्स पकड़े गए, और जब एक खास कम्युनिटी से पकड़े जाते हैं तो फिर सवाल उठता है कि यही लोग क्यों, इन्हीं लोगों को बरगलाना या बहकाना आसान क्यों है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बाकी उस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, और सवाल भी बहुत से उठते हैं कि क्यों ब्रेन वॉश हो जाता है, बाकी लोगों का क्यों नहीं होता? हुसैन जावेद जी, आपको लगता नहीं कि जो 3 दशक से ज्यादा से हो रहा है, जिसे कि आपकी सरकार के मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं, उसका खात्मा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नुकसान है, नुकसान तो आप लोगों को भी है, आपके मुल्क को, आपकी जमीन को भी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आतंकवादी जो है ये किसी के भी नहीं होते, हमें भी नुकसान हुआ। यही तो नुकसान हमें हुआ है कि 15 साल में अगर हम अपने 80,000 अवाम को और अपने जो जवान उनको खो लें, और हमारा जो सेक्रीफाइस है, हमारा जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा, और सबसे बढ़ के मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एज अ नेशन हमारे लिए टर्निंग पॉइंट वही था जब हमारे स्कूल के बच्चों को शहीद किया गया। और ऐसा जो वाकया है, इसकी तो कोई भी कोई बंदा हिमायत नहीं कर सकता। इवन इंडिया से भी इस पे बहुत ज्यादा सिम्पथी शो हुई थी। तो मैं उस बात को हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ, और यही वजह है कि आज हम इनके खिलाफ जो है हमने हथियार उठाए हैं, और मकसद ही यही कि हम इनको जड़ से उखाड़ें। और यही वजह, देखें, मैं यहाँ पे ना एक बात कहूंगा कि इंडियन हुकूमत की मैं यहाँ पे तारीफ भी करता हूँ कि अभी आपका दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, हम खुद उसको कंडेम करते हैं। जिस दिन हुआ उस दिन भी कंडेम किया, आज भी मैं आपके शो में कंडेम कर रहा हूँ। आज 9 दिन हो गए। तो इंडियन एजेंसीज को मैं और हुकूमत को दाद देता हूँ कि वो हर एस्पेक्ट को देख रहे हैं। जल्दी में उन्होंने ये नहीं कह दिया कि ये पाकिस्तान से हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी जब भी आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन एक जो सब्र दिखाई दी है, एक जो पेशेंस दिखाई दिया, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल आतंकवाद ना आपके हक में ना हमारे हक में। लेकिन एक बात मैं कहूंगा आखिरी, वो मैं मेजर साहब का जवाब दूंगा कि ये ना इस्लाम के नाम पे आप ना इस्लाम का सबसे दुश्मन आपने पाकिस्तानियों को इस तरह करार दिया, ये कोई स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है। ये सब आतंकवादी करते हैं। अब आतंकवादी कोई कौम नहीं होता है, वो एक जत्था होता है, गिरोह होता है, वो कहीं भी हो सकता है। जैसे होस्ट ने अभी अपने इंट्रो में कहा
कि जैश का नेटवर्क जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, गल्फ में फैल चुका है। रही बात हमारी, हमने तो 2002 में इनको बैन कर दिया था और हम इनके ऊपर से अपना हाथ उठा चुके हैं। गलतियां होती हैं, स्टेट से होती हैं, हम आज अपनी गलतियों को मानते हैं और यही वजह कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों में किस तरह की कोशिशें हैं, क्या थोड़ा बहुत शेयर करना चाहेंगे आप? एज अ पत्रकार पाकिस्तान में आप भी तो नजर बनाए रखते होंगे, जब इस तरह की घटनाएं आपके अपने मुल्क में हो जाए या फिर आपके जो पड़ोसी देश है यानी कि हम है, यहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है और आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में है उनसे जुड़े हुए नाम सामने आते हैं तो? देखिए, हमारी स्टेट ने पिछले 6-7 साल में इस पर बहुत ज्यादा काम भी किया है, लेकिन वो काम काफी नहीं है, इसको और होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड है मदरसा। अब ये 9/11 के बाद बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है कि शायद मदरसा का मतलब ही ये कि वहां पे छोटे बच्चे आए, उनको आप इस तरह से ब्रेन वॉश करें और शायद वहां से खुदकुश हमलावर बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट है, जो गरीब जो लोग होते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकते तो वो उनको मदरसे के अंदर भेजते हैं। हमने क्या किया कि 6-7 साल में इस पे ठीक ठाक रिफॉर्म्स किए हैं, इनको बकायदा रेगुलेट किया और ये भी क्या है कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं, यहाँ पे मैथ पढ़ाएं, यहाँ पे साइंस पढ़ाएं और ब्रेन वॉशिंग नहीं चाहिए। इनको हमने अच्छा शहरी बनाना है। तो उस तरह के काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें मजीद तेजी की भी जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, और चूंकि आपने छोटे बच्चों का जिक्र किया, आपने कहा मदरसे बदनाम हो गए हैं 9/11 के बाद और लोगों को ये लगता है छोटे छोटे बच्चों के जहन में जहर बोया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह यही हो रहा होगा, हर जगह तालीम न देकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जाया जा रहा होगा, लेकिन ये मैं अपने मुल्क के एक्सपीरियंस से आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। हुसैन जावेद जी, यहाँ पर अलग अलग वक्त पर ना सांप्रदायिक तौर पर माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के जरिए होती है, फिर कुछ रैलियां निकलती हैं, कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान उसमें वो तस्वीरें करती हैं जब नाबालिग बच्चे उसमें होते हैं, छोटे छोटे 8, 10, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं और वो भी वही विवादित नारे लगा रहे होते हैं जैसे सर तन से जुदा या बाकी किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में। बड़ा दुख होता है वो तस्वीरें देखकर। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सिर्फ इसलिए साइड कर दिया जाए कि इन्हें कुछ नहीं पता होगा या फिर इनके मन में कोई जहर नहीं होगा। भरने वाले भर रहे हैं और ऐसा हो रहा है आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। बिल्कुल, मैं देखिए आपने जो अपनी असेसमेंट दी, मैं तो 100% इससे एग्री करता हूँ। आपके मुल्क के बच्चे आपके मुल्क का फ्यूचर है, हमारे मुल्क के बच्चे हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे निगाह रखने की जरूरत है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इनको गलत राह पे ले जाते हैं, इनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और सबसे बड़ा जो इसकी वर्स्ट शक्ल हमारे सामने आई है दुनिया के सामने, मैं समझता हूँ वो IS थी, जो हमने इराक में देखी और हमने शाम में देखी, वो उसकी वर्स्ट फॉर्म थी। आई थिंक उस लेवल तक ना इंडिया चाहता होगा कि ऐसा माहौल इंडिया में बने, ना हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बने। और गलतियां, मैं अगेन दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए स्टेट से गलतियां होती हैं और स्टेट्स अपनी गलतियों से सीखती भी हैं, उसके लिए कुर्बानियां भी देना पड़ती है। और आज हम उसी टाइम से गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 4 से 5 साल बाद शायद एक ऐसा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा जिसमें आतंकवाद के ऊपर आप कह रहे हैं 5 से 6 साल लग जाएगा मतलब इसमें। अच्छा, आप भी आम नागरिक हैं, आम इंसान है अपने मुल्क के, हम भी आम लोग ही हैं और आम जुबान में ही इस बारे में बात कर रहे हैं। मेन जो जिम्मेदार है वो तो सरकार और सेना है ना। आप कह रहे हैं 5 से 6 साल और लग जाएगा अमन सुकून आने में। देखिए बिल्कुल, बात जो है वो हमेशा फैक्ट्स के हिसाब से करनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 6 माह का मसला है, हाँ। ये 1 साल का मसला, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इनकी जड़ें जो है वो जो बिल्कुल है, ये कोई ऐसा एनिमी नहीं जो आपको ये पता हो कि सरहद के उस पार है। जब इस तरह के लोग, जो इस तरह के संगठन होते हैं, वो अवाम में गुम हो जाते हैं तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ कि वही बात है जो हमारा अफगानिस्तान से भी कंसर्न क्या आ रहा है कि भाई इनकी फंडिंग मत करें, इनको सपोर्ट मत करें, इनके सेफ हेवन्स ना बनाएं। और इस चीज में अभी तो मुझे कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपको एक सेफ फिगर दे रहा हूँ। तो 4 साल का टाइम आप लगा लें, इतना टाइम तो मुझे लगता है कि चलिए 5 से 6 साल से आप 4 साल पर आ गए। अब ये भी पूछ लूं कि इसमें सिर्फ आतंक की सफाई की आप बात कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांत में अनरेस्ट क्रिएट अभी दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग तरीके से लोग जो सड़कों पर आए हैं, उसके भी शांति की बात आप कर रहे हैं? देखिए, ये इसमें 2 चीजें ही हैं। एक, जहां पे आतंकवाद है उसके खिलाफ तो हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो आपके सामने ही है। दूसरी जो अनरेस्ट की बात है, कहीं ना कहीं अगर आप ये कहना कि हर मसले का ताल्लुक आतंकवाद से है, ऐसा भी नहीं है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं और हर मुल्क में होते हैं जो कि मार्जिनलाइज होते हैं, वहां पे इतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती, इतनी ज्यादा वहां पे एजुकेशनल इदारे नहीं होते। उनको कौमी धारे में इस तरह आगे लाना है और ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जितना वहां पे ऊपर करने की हुकूमत कोशिश करेगी उतना फायदा होगा, और उनको अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये आपको टू वे जो है इस तरह की जो पॉलिसी है इसके तहत आपको जाना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग पॉलिसीज हैं जिस पर काम होगा और ये टाइम टेकिंग पूरा प्रोसेस है। मेजर शाह, अगर मदरसों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, अगर यहाँ छोटे बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बचपन में ही वो जहर बोएंगे तभी वो बड़े होकर काम आएगा, या फिर आप आतंक के रास्ते पर जा सकते हैं। यहाँ जीता जाता एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, पढ़े लिखे डॉक्टर्स। ऐसा तो नहीं है कि बचपन से इनका ये माहौल रहा होगा, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अपने परिवार के साथ में रह रहे थे, फिर न जाने पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ, अलग रास्ते चल गए, परिवार से ताल्लुक तोड़ दिया और बिल्कुल कट्टरपंथी हो गए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया है। और देखिए, ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने जो बोला कि मदरसा, मैं मानता हूँ मदरसा बेसिकली एक स्कूल होता है, एक पाठशाला होती है, उसके एक उर्दू का शब्द है एक शिक्षा लेने का, मगर वो शब्द ऐसा बदनाम कर दिया गया है। और इन्होंने खुद कबूला है कि 9/11 के बाद, यानी कि 9/11 के पीछे उसामा बिन लादेन का हाथ था। उसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया? पाकिस्तान के अंदर पाया गया। अब देखिए, इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने निंदा करी है आतंकवाद की, और ऐसा ये नहीं ये बोला है कि नहीं पाकिस्तानियों ने इस्लाम का नाम खराब नहीं करा है, आतंकवादियों ने करा है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा ब्रांड हो गया है, पाकिस्तानी ऐसे ब्रांड हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने सरजमीन पर आतंकियों को पलने की जगह दी है। इसके लिए अब देखिए, मौलाना मसूद अजहर जैसे ये आतंकी, खुनकार आतंकी है। ये तकरीर करने का तरीका ही देखिए आप, ये तकरीर करता है तो ये जोश भरता है लोगों में। और ये मौलाना मसूद अजहर ने ब्रिटेन के अंदर कॉन्टैक्ट बनाए थे, जहां पे 7 जुलाई और 21 जुलाई मशहूर तारीख हैं। वहां पर जहां पे जो अटैक हुए थे, फिर एक और अटेम्प्ट हुआ था 2006 में, जो कि स्मगल करने की लिक्विड बॉम्ब, वो के जो कि ट्रांसएटलांटिक एयरलाइंस, और जो राशिद रऊफ का नाम सामने आया था, जो कि 2006 में इसको पकड़ा गया राशिद रऊफ को। तो ये मौलाना मसूद अजहर का ही रिश्तेदार है। अब 1994 में मौलाना मसूद अजहर श्रीनगर आया था, जम्मू कश्मीर, एक भेष बदलकर एक फेक आइडेंटिटी पे, और ये टेंशन हुए हरकत अल अंसार और जो हरकत उल जिहाद अल इस्लाम इनके, और हरकत उल मुजाहिदीन के बीच में भी। फिर इस हिंदुस्तान की सरकार ने, हमने इसको अरेस्ट किया फरवरी में खनाबल से, जो कि अनंतनाग के करीब में है, और इसको जेल में रखा, पकड़ के रखा, क्योंकि ये काफी आतंक फैला रहा था। फिर जब ये अरेस्ट हुआ, इसने क्या बयान दिया? इसने बोला कि अल्लाह के सिपाही आ गए हैं 12 देशों से कश्मीर को आजाद करवाने के लिए, इसने कहा था ये। अब इसने ये कहा था कि ये मुसलमानों का नाम खराब करता है, अल्लाह का नाम इसने लिया क्या अपने मुंह से? ये मेरे को आपत्ति है इस बात की। फिर इसने ये बोला कि ये पूरी जो कार्बाइन, जो बंदूकें हैं और रॉकेट लॉन्चर है, उनका जवाब देंगे ये 12 देशों से जो आए हैं, ऐसा इसका क्लेम था। फिर इसको पकड़ा गया, फिर इसको बदामी बाग कैंटोनमेंट में रखा गया, तिहाड़ जेल में रह के आए हैं। फिर ये कोट बलवल जेल है जम्मू में, एक तो अम्फाला की तरफ को जेल है और एक कोट बलवल जेल है, वहां पर इसको पकड़ा गया। फिर 1995 में बहुत बड़ी खबर थी, जब 6 फॉरेन टूरिस्ट वो आए थे, वो किडनैप हुए थे जम्मू कश्मीर से, और जो किडनैपर्स थे उन्होंने अपने आप को बोला अल फरान। अल फरान क्या है? अल फरान है एक हरकत उल मुजाहिदीन का ही एक ऑफशूट है, एक नाम है उसका। फिर उसमें से जब ये रिलीज हुए तो मसूद अजहर, उसमें उसकी डिमांड थी कि इसको रिहा करो। उसमें से होस्टेज में से एक होस्टेज भाग गया, वहां से निकल गया था, और उसके बाद बाकियों की एक का कटा हुआ शव मिला। उसके बाद ये अगस्त की बात है, उस सही साल। और उसके बाद फिर 1995 से लेके अब तक 2025 हो गया है, कितने 30 साल हो गए मेरे ख्याल से, अब तक कुछ मालूम नहीं पड़ पाया है। लेकिन FBI ने इंट्रोगेट किया मौलाना मसूद अजहर को कई मरतबा, और उसके बाद फिर इसका किडनैपिंग, कई सारी चीजें सामने आई। फिर 1998 में अमेरिका का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसने रिपोर्ट किया हरकत उल अंसर का एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पाकिस्तान सपोर्ट करती है। एक प्रॉक्सी वॉर चलाई थी इन लोगों ने अगेंस्ट इंडियन फोर्सेस कश्मीर के अंदर। फिर ये आतंक फैलाते गए, और वेस्टर्न
तरीके से वहां पर वेस्टर्न और आतंक फैलते फैलते कहां तक पहुंच चुका है और क्या दशा हो गई है ये हम सब देख रहे हैं। अच्छा हुसैन जावेद जी, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है ना हमारे यहाँ, जहां से डॉक्टर्स एक के बाद एक पकड़े गए, विस्फोटक बनाने की जहां से जानकारी है, अब ईडी की टीम ना उसके मनी ट्रेल को जांच रही है, देख रही है फंडिंग कहां से हो रही थी, कहीं कनेक्शन आतंकी संगठन से तो नहीं है, कहीं मुस्लिम कंट्रीज से फंडिंग गलत इरादे से तो नहीं हो रही थी। मैं पूछना चाह रही थी चूंकि मसूद अजहर पैसा 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 कर रहा है और उसके पास इतनी फंडिंग की जानकारी है, बताया जा रहा है स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, इन सब के नाम पर फंडिंग लेता था और इस्तेमाल कर रहा था आतंक के लिए। क्या आपके यहाँ इस तरह के मनी ट्रेल चेक किए जाते हैं? क्या ये जांच पड़ताल होती है कि पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है? देखें, इसमें हमारे यहाँ 2014 के बाद, अगेन मैं वही कहूंगा, जब हमारे यहाँ एपीएस स्कूल पे अटैक हुआ था तो उसके बाद बकायदा काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई थी। हाँ। कि इसकी वजूहात क्या थी, ऐसा हुआ क्यों है, और इस सिलसिले को अब लगाम देना होगी। तो जितनी भी हमारी सियासी जमातें थी, पार्लियामेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, आज भी उस पर अमल हो रहा है। और उसी में जो मैंने आपसे बात की ना कि मदरसों में क्या करना है, यहाँ पे रिफॉर्म्स करनी है, इनके ऊपर चेक होगा, इनको रेगुलेट किया जाएगा और इस तरह की तमाम चीजें, मतलब ताकि समाज में एक तरह की स्टेट की आय इतनी मजबूत हो कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज है उनको काउंटर किया जाए, क्योंकि दोबारा हमने अपने समाज को इन आतंकवादियों के हवाले करना नहीं है। अफसोस इस बात का है कि उस साने के बाद भी हमारे यहाँ कुछ ऐसी सियासी जमातें थी जो कहती रही कि नहीं, ये जो टीटीपी वाले, इनमें कुछ ऐसे, इनको समाज में दोबारा आने देना चाहिए, इनको एक नई जिंदगी की राह मिलनी चाहिए। और ये जो कंफ्यूजन था इसने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया ओवर द इयर्स। अब हमारे समाज में इनके लिए इस डिबेट की कोई जगह नहीं कि कुछ इसमें अच्छे होते हैं और कुछ इसमें बुरे होते हैं, ये बुरे ही हैं और यही वजह कि स्टेट इनके खिलाफ। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने एकदम सिरे से कहा कि हाँ बुरे हैं। आतंक कभी अच्छा हो नहीं सकता, आतंकवादी कभी बेहतर हो नहीं सकते, गलत राह पर चलते हैं और जहां भी रहते हैं वहां सिर्फ खोखला करते हैं, दीमक की तरह उसी मुल्क को खा जाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है और यहाँ भारत को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, हुसैन जावेद जी, मेजर शाह, साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, इस डिस्कशन में रहे, क्योंकि मसूद अजहर का ये नया ऑडियो सामने आया। अब इस नए ऑडियो को लेकर ये जांच होगी कि आखिर इतना फंड, इतना पैसा मसूद अजहर के पास कहां से आया और क्या वाकई मसूद अजहर का ही ऑडियो है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तार जुड़े हुए नजर आए वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी अलग अलग एजेंसीज के जरिए जारी है।